हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी चैप्टर की, जिसका नेम है एक्सेस डिमांड। जो चैप्टर कर रहे हैं हम, इस चैप्टर में से 3 to 4 मार्क्स का एक कन्फर्म क्वेश्चन है जो पेपर में आना ही आना है, और बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाला है इसमें से। ठीक है, तो इसलिए हमें चैप्टर को ध्यान से समझना है और अपने 3 से 4 मार्क्स जो है वो कन्फर्म करने हैं। चैप्टर में सबसे पहली बात आती है एक्सेस डिमांड। देखो एक्सेस डिमांड क्या है। देखो एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। मतलब कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हैं, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई का लेवल है वो मैक्सिमम सप्लाई का लेवल है, और डिमांड का लेवल उससे ज़्यादा हो गया। मतलब हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, अब प्रोडक्शन रुक गया है लेकिन डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो ये जो है ये एक्सेस डिमांड है। यहाँ पर हमें इस बात को अच्छे से समझना है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो एक्सेस डिमांड नहीं होगा। एक्सेस डिमांड तब होगा जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से और मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जब देखो सप्लाई हमारी मैक्सिमम हो रही है, हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते और डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उसको एक्सेस डिमांड बोलेंगे। और इस सिचुएशन में क्या होगा, इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ने लग जाएगा, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप राइज हो जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली मेजर होता है एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड का, कि जितनी डिमांड होनी चाहिए और जितनी डिमांड है उसके जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है। अब हम बात कर रहे हैं कि रीजंस क्या है एक्सेस डिमांड के। देखो एक्सेस डिमांड में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है मैक्सिमम है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो अब डिमांड ज़्यादा क्यों है, डिमांड ज़्यादा होने के रीज़न क्या होते हैं। डिमांड ज़्यादा होने का रीज़न होता है, जैसे फर्स्ट रीज़न इसमें लिखा है इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि जब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन राइज होगा। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, जब लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा हो, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो लोगों को इनकम ज़्यादा होगी, लोगों को इनकम ज़्यादा होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, विदेशों से ज़्यादा पैसा आएगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो, जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा देगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेस डिमांड का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो इसमें इम्पैक्ट में सबसे पहली बात आती है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर एक्सेस डिमांड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा नहीं, इनकम नहीं बढ़ेगी और ना ही हमारा आउटपुट बढ़ेगा। सिर्फ होगा क्या, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है और प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो सेलर क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। ऑल ओवर जो इकोनॉमी है उसमें जो एवरेज प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा। देखो इस डायग्राम में जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और हमारा डिमांड सप्लाई के बराबर भी है। लेकिन जब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो बढ़ जाएगा, मतलब जब हमारा पॉइंट ई से बी पर शिफ्ट हो जाएगा, तो उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में हमारा एक्सेस डिमांड हो जाएगा, कि यहाँ पर सप्लाई नहीं बढ़ सकती बट हमारी डिमांड ज़्यादा है, और जो बी और ई के बीच का डिफरेंस है वो हमारा क्या है, वो इन्फ्लेशनरी गैप है। अब हम बात कर रहे हैं मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड की, कि कैसे हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट करते हैं। देखो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के, करेक्ट करने की 2 पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहली पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने इनकम को, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके डिमांड को कंट्रोल करती है। अब इसमें पहली पॉलिसी आती है इनकम पॉलिसी। देखो जो गवर्नमेंट हम पर टैक्स लगाती है वो हमारा खर्चा है और गवर्नमेंट की इनकम है। तो जब एक्सेस डिमांड होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू टैक्स लगाती है, टैक्स के रेट बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट न्यू टैक्स लगाती है, टैक्स के रेट बढ़ा देती है, तो उससे क्या होता है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है कम हो जाती है। जब लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है वो डिमांड कम करते हैं, और जब डिमांड कम हो जाती है तो जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की वो सोल्व हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। देखो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, लोगों की इनकम होती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पेंशन दी या गवर्नमेंट ने एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया, तो गवर्नमेंट जब पेंशन देगी या फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करेगी तो गवर्नमेंट का खर्चा है और लोगों की इनकम है। अब जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी, लोगों की इनकम होगी। अब देखो अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चों को कम कर देती है। जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है तो लोगों की इनकम कम होती है, लोगों की इनकम कम हो जाती है तो वो डिमांड भी कम कर देते हैं।
फिजिकल पॉलिसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पब्लिक बोरोइंग। देखो पब्लिक बोरोइंग का मतलब क्या है? पब्लिक से बोरोइंग करना। जब एक्सेस डिमांड होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? वेरियस स्कीम्स इशू करती है और लोगों को इंड्यूस करती है कि वो गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करें। जिससे क्या होता है? लोगों का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लोगों के पास जो इन हैंड पैसा है वो कम हो जाता है, तो लोग डिमांड भी कम कर देते हैं। और फिजिकल पॉलिसी में हमारा लास्ट पॉइंट आता है डिफेक्ट फाइनेंसिंग। देखो डिफेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब होता है न्यू करेंसी इशू करना, न्यू नोट प्रिंट करना। जब एक्सेस डिमांड होता है तो गवर्नमेंट डिफेक्ट फाइनेंसिंग की पॉलिसी नहीं अपनाती, मतलब कि गवर्नमेंट न्यू करेंसी इशू नहीं करती। जब गवर्नमेंट न्यू करेंसी इशू नहीं करेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, और जब मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो लोगों के पास इन हैंड मनी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो लोग डिमांड कम करेंगे। ठीक है। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने की जो सेकंड पॉलिसी आती है उसका नेम है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका रिलेशन सेंट्रल बैंक से है। इसमें हमारा सेंट्रल बैंक एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स अपनाता है और पॉलिसीज़ बनाता है, और इन टूल्स से वो डिमांड को कंट्रोल करने का ट्राई करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहला हमारा टूल आता है इंक्रीज इन बैंक रेट का। देखो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है। इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। जब एक्सेस डिमांड होता है तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देता है। जब वो बैंक रेट को बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक के लिए जो बोरोइंग है सेंट्रल बैंक से वो एक्सपेंसिव हो जाती है, कॉस्टली पड़ती है उसको। जब उसको कॉस्टली पड़ती है तो वो क्या करता है? जो वो लोगों को उधार दे रहा है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। अब लोगों के लिए उधार महंगा हो गया। जब लोगों के लिए उधार महंगा हो गया तो लोग जो है बोरो कम करेंगे, और बोरो जब वो कम करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग करता है। ठीक है। जब एक्सेस डिमांड होता है तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो रेपो रेट बढ़ा देता है। जब वो रेपो रेट बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड मिलेगा वो एक्सपेंसिव मिलेगा, कॉस्टली मिलेगा, तो वो क्या करेगा? वो भी आगे अपने लैंडिंग रेट बढ़ा देगा। अब लोगों को जब लोन महंगा मिलेगा तो लोग उधार कम लेंगे, और उधार कम लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज राइज इन रिवर्स रेपो रेट। देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट का रेट होता है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है उनकी डिपॉजिट्स पर। ठीक है। अब जब एक्सेस डिमांड होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। जब वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा ब्याज मिलता है सेंट्रल बैंक से, तो वो अपनी ज़्यादा डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं और कम आगे लैंडिंग करते हैं। अब जब से कमर्शियल बैंक कम लैंडिंग करेंगे लोगों को उधार कम मिलेगा, उधार कम मिलेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। देखो जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक में जो हम मनी डिपॉजिट करते हैं उसका एक पार्ट कमर्शियल बैंक को अपने पास लीगल रिजर्व में रखना होता है। जो ये लीगल रिजर्व होते हैं इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है कैश रिजर्व, एक आता है स्टेटरी लिक्विडिटी रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है कि जो हम डिपॉजिट करेंगे उसका एक पार्ट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा एज अ कैश रिजर्व, एज पर कैश रिजर्व रेशो। ओके। और जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसका एक पार्ट कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होगा लिक्विड असेट्स में एज पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जब एक्सेस डिमांड होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सीआरआर को एसएलआर को बढ़ा देता है। जब वो इन दोनों को बढ़ा देगा मतलब ऑल ओवर वो एलआरआर को बढ़ा देगा। जब एलआरआर बढ़ जाएगा तो जो टोटल डिपॉजिट है उसका ज़्यादा पार्ट उसको अपने पास रखना पड़ेगा, बैंकों में रखना पड़ेगा अपने पास, या फिर आरबीआई के पास, है ना? सीआरआर के अकॉर्डिंग देखें तो आरबीआई के पास, और एसएलआर के अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास। अब ज़्यादा पार्ट अपने पास रखना पड़ेगा तो वो कम आगे लैंडिंग करेंगे। जब वो कम लैंडिंग करेंगे लोगों को कम उधार मिलेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का अब नेक्स्ट टूल आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जब सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का बॉन्ड्स का सेल परचेज करता है। जब एक्सेस डिमांड होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचना स्टार्ट कर देता है। जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लोग खरीदेंगे तो लोगों का पैसा बैंकों के पास चला जाएगा, मतलब सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा। लोगों के पास जो इन हैंड पैसा है कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। और वैसे ही अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह को कमर्शियल बैंक को बेचेगा तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है, जो उसका वो है फंड है वो कम हो जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा। अब जब कमर्शियल बैंक का फंड कम हो गया तो वो आगे लैंडिंग नहीं कर पाएंगे लोगों को, तो उससे भी क्या होगा? मनी सप्लाई जो क्रेडिट है वो कंट्रोल हो जाएगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी।
एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का नेक्स्ट मेथड आता है मोराल सुएशन। देखो मोराल सुएशन क्या होता है? मोराल सुएशन का मतलब होता है जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है, ऑर्डर देता है रिटन में, ओरल में कि आपको उधार ज़्यादा देना है या उधार कम देना है। जब एक्सेस डिमांड होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो सेंट्रल बैंक जो होता है कंट्री का, वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर अपनाता है। वो अपने मेंबर बैंक को, मतलब कि कमर्शियल बैंक को ऑर्डर देता है या एडवाइस देता है कि आपने किन ट्रांज़ैक्शंस के लिए उधार देना है और किन ट्रांज़ैक्शन के लिए उधार नहीं देना है। तो वो इकोनॉमी की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सिलेक्टिव पॉलिसी अपना लेता है और उस अकॉर्डिंग उधार देता है, ताकि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, डिमांड्स का लेवल कम हो जाए। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का अब सेकंड लास्ट पॉइंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम कुछ सिक्योरिटी रखते हैं। तो जो हमने सिक्योरिटी रखी है और जो हमें लोन मिला है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब एक्सेस डिमांड होता है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। मतलब कि अगर पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% था, तो आपको अगर 1 लाख की आप सिक्योरिटी रखोगे तो बैंक 30% कम 70,000 का लोन देगा। अब एक्सेस डिमांड है तो बैंक ने क्या करा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया, मान उसको 40% कर दिया। अब 1 लाख की सिक्योरिटी पर आपको 40% कम 60,000 का लोन मिलेगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे इकोनॉमी में जब लोन कम मिलेगा तो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी और एक्सेस डिमांड कम हो जाएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा लास्ट पॉइंट आता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब है लिमिट बना देना, कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए लिमिट्स बना देना कि इस पर्पस के लिए, इस काम के लिए सिर्फ इतना उधार मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी उसको बढ़ाते घटाते रहना लिमिट को। ठीक है, जब एक्सेस डिमांड होता है तो बैंक क्या करता है, बैंक क्रेडिट राशनिंग की लिमिट अपनाता है, क्रेडिट राशनिंग की पॉलिसी अपनाता है कि वो क्या करता है, जो लोन की लिमिट है वो फिक्स कर देता है, ताकि इकोनॉमी में एक्सेस जो क्रेडिट का फ्लो है वो ना हो। और जब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए क्रेडिट फ्लो नहीं होगा एक्सेस में, तो उससे क्या होगा, डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मानो हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब जब कंज्यूमर गुड की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने जो कंज्यूमर गुड्स का लोन है उसकी एक लिमिट सेट कर दी, कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड के लिए जो लोन मिलेगा वो सिर्फ एक इस लिमिट तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। तो जब वो लिमिट सेट कर देगा तो लोगों को उधार नहीं मिलेगा, है ना? जब लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, वो कंज्यूमर गुड की डिमांड ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है डेफिसिट डिमांड। जो ये टॉपिक है एक्सेस डिमांड का एकदम रिवर्स है। डेफिसिट डिमांड क्या होता है? देखो जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो वो हमारा डेफिसिट डिमांड है। एक्सेस डिमांड में डिमांड का लेवल ज़्यादा था एग्रीगेट सप्लाई से, और डेफिसिट डिमांड में डिमांड का लेवल कम है एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होता है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप राइज होता है, और जब इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड होता है तो उससे डिफ्लेशनरी गैप राइज हो जाता है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है ऑल ओवर वो कम होने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिसिट डिमांड के रीज़न की, कि डेफिसिट डिमांड कैसे राइज होता है। देखो इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम करता है हाउस होल्ड तो उससे डिमांड का लेवल कम हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होती है इकोनॉमी में, जब लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे लोगों की इनकम कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करती है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी लोगों की इनकम कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमें एब्रोड से इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे मनी की, जिससे ऑल ओवर जो डिमांड है वो कम हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि डेफिसिट डिमांड का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो डेफिसिट डिमांड से इकोनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, आउटपुट भी कम हो जाता है, और प्राइस लेवल भी कम हो जाता है। कि देखो जब डिमांड का लेवल कम है तो डिमांड कम होने पर हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट कम हो गया। जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमें एम्प्लॉयमेंट की भी नीड नहीं है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जब हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो क्या होगा, तो हमारी इनकम भी कम होगी। और जब डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में तो हमें प्राइस भी तो कम करने पड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे प्राइस लेवल भी कम हो जाएंगे, जिससे डिफ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी में। अब हम बात करें मेजर्स टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड की। देखो डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो सेम वही हैं जो हमने एक्सेस डिमांड में पढ़े हैं, उनका बस रिवर्स कर देना है। जैसे हमने उसमें पहला पॉइंट पढ़ा था फिजिकल पॉलिसी। देखो फिजिकल पॉलिसी में सबसे पहले हमने पढ़ी थी इनकम पॉलिसी। जब एक्सेस डिमांड होगा तो हम क्या करेंगे,
न्यू टैक्स लगाएंगे, टैक्स के रेट बढ़ाएंगे ताकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो, वो डिमांड कम करे। लेकिन अगर डेफिशिट डिमांड है तो हम क्या करेंगे, टैक्स रेट कम कर देंगे ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े और लोग ज़्यादा डिमांड करें। देन एक्सपेंडिचर पॉलिसी, एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करेगी ताकि लोगों की इनकम कम हो, लोग डिमांड कम करें। लेकिन अगर डेफिसिट डिमांड तो गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी। जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चे करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। फिर पब्लिक बोरोइंग, अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों से बोरो करेगी ताकि लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो जाए, डिमांड कम हो। लेकिन अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट लैंडिंग करना स्टार्ट कर देगी, लोगों को पैसे वापस करेगी, उधार जो ले रखा है वो वापस करेगी या उनको उधार देगी ताकि लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़े, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। और फिर आता है डेफिशिट फाइनेंसिंग, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, नए नोट इशू करना स्टार्ट कर देगी अगर डेफिशिट डिमांड है तो। जब वो मोर करेंसी इशू करेगी तो क्या होगा, लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। देखो मॉनेटरी पॉलिसी भी वो सेम है। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे पहले हम बात करें बैंक रेट पॉलिसी की, एक्सेस डिमांड होगा तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक को, लोगों को लोन महंगा मिले, तो लोग डिमांड कम कर देंगे। अगर डेफिसिट डिमांड है तो बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को घटा देगा ताकि लोगों को उधार सस्ता मिले, तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे। फिर रेपो रेट, अगर एक्सेस डिमांड है तो रेपो रेट बढ़ेगा, डेफिसिट डिमांड तो रेपो रेट कम हो जाएगा ताकि लोगों को शॉर्ट टर्म का लोन सस्ता मिले, लोग ज़्यादा उधार लेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। फिर बैंक क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर देगा, सीआरआर को भी कम कर देगा, एसएलआर भी कम कर देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक पब्लिक से सिक्योरिटीज़ को बाय करना स्टार्ट कर देगा। जब बैंक लोगों से सिक्योरिटीज़ बाय करेगा तो बदले में उनको वो पैसे देगा, लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे। जब उनका पैसा बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ने से वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। वैसे ही मोराल सुएशन में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस देगा कि लोगों को ज़्यादा उधार दो ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, है ना, और लोग डिमांड ज़्यादा करें। और सेंट्रल बैंक जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने से क्या होगा, लोगों को सेम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी पर ज़्यादा अमाउंट मिलेगा लोन का। जब उन्हें ज़्यादा लोन मिलेगा तो वो ज़्यादा परचेजिंग पावर होने से ज़्यादा डिमांड करेंगे, है ना, और डेफिसिट डिमांड ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम ये। तो डेफिसिट डिमांड जस्ट एक्सेस डिमांड का अपोजिट ही है। एक्सेस डिमांड को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, डेफिसिट डिमांड खुद अपने आप ही, है ना, प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपके जो 4 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर बहुत ईज़ी है, बहुत ही चैप्टर को प्रिपेयर करना है अच्छे से। अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट आता है तो मेरे को मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।